हेलो हेलो एंड वेलकम टू 16th एपिसोड ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। मार्केट में भारी गिरावट और निराशा का दौर बदस्तूर जारी है और ऐसे में संयम और पेशेंस बनाए रखना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और दूसरे वर्ड्स में कहें तो मार्केट में ये एक परीक्षा का समय है और ऐसे में अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे, अनडिजायर्ड अनवांटेड ट्रेडिंग करेंगे, अनडिजायर्ड पोजीशंस बनाएंगे या एग्जिट करेंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये जरूरी है कि कोई भी नया ट्रेड लेने से पहले या कोई भी एग्जिट करने से पहले आप मार्केट को अच्छे से समझें, अपनी कंडीशन को, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही तरह से समझें और फिर ही कोई कदम उठाएं। मार्केट के ऐसे बुरे फेजेस ही हमें लर्निंग्स देते हैं। मार्केट के अच्छे समय में सही मायने में कहें तो सीखने के लिए कुछ भी नहीं होता। अच्छे दिनों में हर दूसरा स्टॉक डिस्पाइट ऑफ दियर गुड और बैड क्वालिटीज़, सारे स्टॉक बुल रन में चलते रहते हैं, सारे स्टॉक्स रिटर्न देते हैं। हर दूसरा आदमी मार्केट एक्सपर्ट बन जाता है और दूसरों को सलाह देने लगता है और सबको लगता है कि बस मार्केट में तो पैसे ही पैसे हैं और जो करना है बस कर डालो। लेकिन मार्केट के बुरे मूड माहौल में ही ये पता लगता है कि कौन कितने पानी में। इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे माहौल में निराश होने के साथ साथ लर्निंग्स पे भी फोकस किया जाए और ये समझने का प्रयास किया जाए कि फ्यूचर में जब ऐसे मार्केट्स आएंगे, ऐसा समय आएगा तो उस समय से हम कैसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए शेयर मार्केट पे रिलाई नहीं कर सकते। आई हैव बीन अ सैलरीड एम्प्लॉय फॉर लास्ट 15 ईयर्स और अभी फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, फॉर 2-3 मंथ्स आई वाज ऑन लीव विदाउट पे और इस दरमियान मेरी सैलरी नहीं आ रही थी ऑफ कोर्स। सो आई वाज होपिंग कि मैं मार्केट से ऑन मंथली बेसिस आई विल डू सम विदड्रॉज and then using that money I will fulfill my monthly and daily expenses. So market जब तक अच्छा चला, November and December was somehow okay for me, so I was able to manage it very nicely. but जैसे ही ये दिसंबर लास्ट का और इनफैक्ट अभी जनवरी का मार्केट आया है, it is kind of taking a big toll on me, on my financial situation और अभी it's getting difficult for me to manage for the monthly expenses. So all in all what I need to do, what option do I have? मुझे इस गिरे हुए मार्केट में भी अपनी पोजीशंस में से एग्जिट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं अपने एक्सपेंसेस मीट कर पाऊंगा। दिस इज अ बिग लर्निंग फॉर मी एंड इनफैक्ट इट कुड बी लर्निंग फॉर एवरीवन हु इज थिंकिंग कि आप मार्केट पे अपने मंथली और डेली एक्सपेंसेस के लिए रिलाई कर सकते हैं। तो जो इसका सरल और सीधा सोल्यूशन है वो ये है कि अपना सारा पैसा आप शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते। कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस आपको किनारे रखने होंगे। मोस्टली आपको लिक्विड फॉर्म में रखना होगा, सेविंग अकाउंट में रखना होगा, जिससे कि आप मार्केट को और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बैलेंस कर पाएं। अगला टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। सो MTF मार्केट में एक नया चलन है और इसको इस्तेमाल करके आप कम पैसे में ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप इस MTF फैसिलिटी को इस्तेमाल करके 20,000, 30,000 और इवन इन सम केसेस 40,000 तक के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लग सकता है बट इसके कई डाउन साइड्स हैं जिसे समझना ज़रूरी है और अगर उसे समझे बिना आप इस MTF में जाते हैं तो आपको डाउन साइड की मार्केट में, आपको इस निराशा भरे मार्केट में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस MTF को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि MTF में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपीज़ पे करके MTF में शेयर्स बाई किए और टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज 20,000, यानी कि आपने अपने पॉकेट से 10,000 लगाए और 10,000 आपको से ब्रोकर ने दिया है तो उस 10,000 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज सिमिलर टू व्हाट यूजुअली हैपेंस इन ऑल द डेट केसेस। जैसे ही आप बैंक से या किसी से भी डेट लेते हैं तो आपको 10%, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से
इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसी तरह इस MTF में भी जो पैसा आपको ब्रोकर देता है उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो इंटरेस्ट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन ब्रोकर। सम ब्रोकर चार्ज इट एट 10%, सम ब्रोकर चार्ज इट एट 15%, 16%। सो इसी बीच में सारे ब्रोकर्स चार्ज करते हैं। सो दिस इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपको पैसा कहीं से भी उठाना है तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। दैट्स प्रीटी मच फाइन। अब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये इस MTF में शेयर खरीदने के बाद स्टार्ट होती हैं। जो भी पैसे आप अप फ्रंट देते हैं इस MTF शेयर्स को खरीदने के लिए, उसे हम इनिशियल मार्जिन बोलते हैं। यानी कि आपने टोटल 20,000 के खरीदे, 10,000 आपको ब्रोकर ने दिया जिस पे आपको इंटरेस्ट देना था, और 10,000 आपने अपने पॉकेट से लगाए जिसे हम इनिशियल मार्जिन बोलते हैं। अब इस इनिशियल मार्जिन के साथ दो और चीजें चलती हैं जिसे हम MTM बोलते हैं, मार्क टू मार्केट बोलते हैं, और दूसरी चीज जो होती है उसे मेंटेनेंस मार्जिन बोलते हैं। सो अब ये जो चीजें होती हैं MTM और मेंटेनेंस मार्जिन, वो गोइंग फॉरवर्ड डे टू डे बेसिस पे इवेलुएट होती रहेंगी। अगले दिन कैलकुलेट होगी, उसके भी अगले दिन कैलकुलेट होगी, और इस तरह ये सीक्वेंस चलता ही रहेगा। अब किसी भी वजह से अगर आपने जो भी शेयर खरीदा उस शेयर का प्राइस घट जाता है, अगर आपने शेयर 1,000 में खरीदा था उसका प्राइस 900 हो जाता है, तो वैसे केस में ये मेंटेनेंस मार्जिन और MTM मार्जिन बढ़ जाता है। और ये जो डिफरेंस होता है, ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है, वो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपकी पोजीशंस लिक्विडेट हो जाएंगी, आपके पास वार्निंग आएगी, बट उसके बाद ऑफ कोर्स आपकी पोजीशंस लिक्विडेट हो जाएंगी। एंड दिस कॉन्सेप्चुअली दिस इज प्रीटी सिमिलर टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस केस। वहां भी काफी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही आपकी पोजीशंस लॉसेस में जाती हैं, आपको आपके ब्रोकर की कॉल या मैसेज आते हैं, और अगर आप अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करते हैं तो आपकी पोजीशंस लिक्विडेट कर दी जाती हैं। सो ऑल इन ऑल होगा ये कि एक ऐसे समय में जबकि आपका पोर्टफोलियो डाउन है और शेयर्स काफ़ी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना ऐसे समय में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाए। वैसे टाइम पे आपको MTF परचेजेस के अगेंस्ट ये पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली ये पैसे पे नहीं कर पाते तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट होगी। ऐसे में आपके इंटरेस्ट के पैसे तो चले गए, बट साथ में आपके STT के चार्जेस जाएंगे, आपका ब्रोकरेज अगर जाता है तो वो सब कुछ जाएगा। सो ऑल इन ऑल ये एक लॉस की सिचुएशन होगी, स्पेशली इन द बेयर मार्केट, स्पेशली इन अ वोलेटाइल मार्केट, स्पेशली इन अ मार्केट जहाँ पे कि आपके पास स्पेयर मनी एक स्पेशली तब जबकि आपके पास अच्छा खासा स्पेयर मनी नहीं पड़ा हुआ है। सो MTF ऐसा नहीं है कि हर लिहाज से बुरा है। ये एट अ वेरी हाई लेवल काफ़ी अच्छा लगता है कि आप 10,000 रुपये दे के 20,000 की वैल्यू के शेयर्स खरीद सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा वो 20,000 के अमाउंट पे होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि जो भी लॉस होगा वो भी आपको 20,000 के अमाउंट पर होगा, और अगर आपका स्टॉक नीचे जाता है तो आपको मेंटेनेंस मार्जिन और MTM लॉसेस को एडजस्ट करना होगा बाय पेइंग कैश। फिर भी अगर आपको MTM के थ्रू ट्रेड करना ही है तो आपको टाइम बाउंड करना होगा अपने डिसीजंस को, अपने ट्रेड्स को, और साथ में स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करना होगा। आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इस तरह के हिसाब से आप MTM में बाय करिए, और साथ में स्टॉप लॉस भी रखिए, जिससे कि आपको बड़े बड़े डे टू डे सेटलमेंट नहीं करने पड़े। अब आते हैं मार्केट्स पर। मार्केट में निफ्टी इंडेक्स में तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मोर और लेस निफ्टी ने 0.5% की गिरावट दिखाई है इस पूरे वीक के दरमियान। छोटे छोटे मूवमेंट भी रहे हैं, जनरली कोई बड़ा स्विंग देखने को नहीं मिला। बट जहां तक छोटे इंडाइसेस की बात है, खासकर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, वहां पे तो बेतहाशा गिरावट है। इंडाइसेस में ही डेली बेसिस पर 2%, 3%, 2.5% इस तरह के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। और अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो तो लहूलुहान पड़े हैं। खासकर हमारा पोर्टफोलियो भी बहुत ही बुरी हालत में है, एंड दिस इज द वर्स्ट वीक दैट वी हैव विटनेस्ड सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी कि ये 16वां वीक है, और इस वीक में हमें लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी जैसा कि मैंने पहले बताया 0.5% गिरा है, निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 4% गिरा है, और वहीं हमारा इंडेक्स इस बार -9% के रिटर्न दे रहा है। हमने इस गिरावट के रीजंस को पिछले वीक में भी डिस्कस किया था
कि मार्केट को लगता है कि सारी कंपनीज के रिजल्ट लगभग खराबी आने वाले हैं। सो जिन कंपनीज के रिजल्ट भी पास्ट में अच्छे आए थे, जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी, उनमें हमें काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला था पिछले 3-4 महीनों के दरमियान। बट अभी ऐसा कुछ मार्केट में कंसेंसस हो गया है कि सारी कंपनीज के रिजल्ट खराब आएंगे, और जिन भी कंपनीज के स्टॉक्स प्राइस में बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल्स और गुड क्वालिटीज जितने ज़्यादा प्राइस मूवमेंट्स आए थे, उतने ही ज़्यादा उनमें भी क्रैश के तरह की सिचुएशन बन गई है। और इनफैक्ट आई एम रियलाइजिंग कि चाहे जितने भी अच्छे स्टॉक्स हो, इनफैक्ट द टॉप क्लास स्टॉक्स आर गेटिंग द हाईएस्ट हिट। स्टॉक्स लाइक CDSL, स्टॉक्स लाइक न्यूजन सॉफ्टवेयर, और स्टॉक्स लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मतलब these are like blue chips from the mid cap and small cap. Blue chip is the wrong word, but I'm just highlighting कि ये small cap और मिड कैप से जो बेहतरीन नाम हो सकते हैं, ये वो नाम है। बट वैसे स्टॉक्स में भी एक ही वीक के दौरान हमें करीब 15%, 20%, 25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इस चार्ट पर देखकर इस गिरावट को समझने की कोशिश करें, सो दिस वाज 17 जैन, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे। वहाँ पे हम देख सकते हैं पोर्टफोलियो वाज स्टैंडिंग एट 2.3%, बट वहाँ से अगर हम इस लास्ट फ्राइडे यानी कि 24 जैन को देखें तो -6.6%, यानी कि लगभग 9% की गिरावट इस वीक देखने को मिली है। उसी तरह अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप को भी देखें तो जहां ये 17 जैन को -6.7% था, वहीं अभी ये -10.5% हो गया है, यानी कि लगभग 4% की गिरावट हमें स्मॉल कैप में भी देखने को मिली है। तो जैसा कि हम इस चार्ट में भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि शुरू के लगभग 12-13 हफ्तों में हम आउट परफॉर्म कर रहे थे इस स्मॉल कैप के इंडेक्स को, और इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस लगभग 12% तक चला गया था। और उसके बाद से धीरे धीरे हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले करीब 3 हफ्तों से हम स्मॉल कैप को, निफ्टी को, इनफैक्ट सारे इंडाइसेस को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से। और उसी तरह आप देखेंगे कि ये जो दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस है वो भी श्रिंक डाउन होता जा रहा है। द ओनली गुड थिंग दैट वी कैन सी इज कि अभी भी हम स्मॉल कैप इंडेक्स से करीब 4% ऊपर हैं, यानी कि ओवरऑल 16 हफ्तों के रिटर्न को देखें तो हम अभी भी स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और यहीं अगर हम निफ्टी को भी लाने की कोशिश करें इस चार्ट में तो हम देखेंगे कि निफ्टी के मुकाबले भी अभी हम लगभग 2% ऊपर बने हुए हैं। अब एक बुरी खबर यह है कि जिस रफ्तार से हमारा पोर्टफोलियो टीयर डाउन हो रहा है, जिस रफ्तार से गिरावट, क्रैशिंग गिरावट आ रही है इस पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस में, अगर 1-2 हफ्ते और ऐसे ही गिरावट चली तो हम ओवरऑल अंडर परफॉर्म करने लग जाएंगे। बट लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि जब गिरावट आती है, तेज गिरावट आती है, तो आपके कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं होता है। आप जो कर सकते हैं वो ये कि आपका जो भी प्रोसेस है, आपने जो भी एक रूल, शेड्यूल और डिसिप्लिन अपने लिए बनाया है, आप उस पे बनिए, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और अनडिजायर्ड, अनवांटेड और स्पॉन्टेनियस ट्रेड्स मत कीजिए। सो वही हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। हम तो हमारा पोर्टफोलियो भी इनफैक्ट स्पॉन्टेनियस ट्रेड्स को अलाउ नहीं करता। हम तो रिजल्ट्स का वेट करते हैं, और जब रिजल्ट्स अच्छे या ख़राब आते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। सो रिजल्ट सेक्शन को भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बट वी आर स्टिकिंग टू आवर प्रोसेस एंड आवर डिसिप्लिन। अगर हम इंडाइसेस के वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी में -0.5% के रिटर्न, निफ्टी मिड कैप में -2.5 के रिटर्न, निफ्टी स्मॉल कैप में -4% के रिटर्न, और हमारे पोर्टफोलियो में लगभग -9% के रिटर्न इस बार बने हैं। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि न्यूजन सॉफ्टवेयर इस बार का लूजर ऑफ द वीक स्टॉक रहा। इसने लगभग 26% का डाउन साइड एक ही वीक में दिखाया है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में मेंशन भी किया था कि बेहतरीन स्टॉक्स जैसे कि न्यूजन सॉफ्टवेयर, this Zen Technologies, in fact KPI Green also, this Keynes Technology, इस तरह के उम्दा स्टॉक्स में हमें 20%, 25% की गिरावट एक हफ्ते में देखने को मिल रही है, which is a kind of nightmare, but the fact is fact। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही सही है।
और अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात करें तो रामकृष्ण फॉर्जिन, केपीआई ग्रीन, उनो मिंडा, जेन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक, इन्होंने -15 से -18% के रिटर्न दिए हैं। बाकी लिस्ट बहुत लंबी है। सिल्चर टेक्नोलॉजीज, बालू फोर्ज, पीएनजी गार्डगिल, वीनस पाइप्स, स्काई गोल्ड, टीना रबर -8 से -12% के रिटर्न। आनंद राठी, अपार इंडस्ट्रीज, सीडीएसएल, चॉइस इंटरनेशनल, त्रिवेणी टर्बाइन -5 से -7% के रिटर्न। अगर हम पॉजिटिव साइड में जाएं तो हमें चुनिंदा स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, केवल 3 स्टॉक्स, उसमें भी 2 के रिटर्न नॉमिनल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, और एक स्टॉक जिसने हमें कुछ हद तक पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं वो है रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। सो अगर हम देखें तो 30 में से 27 स्टॉक्स ने निगेटिव रिटर्न दिया है। 30 में से केवल 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम ऐसे देखें कि कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 5% से भी अच्छा या 5% से भी खराब रिटर्न दिया है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में एक भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है जिसने हमें 5% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हों। और अगर हम गिनती करने जाएं 5% से भी खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 स्टॉक्स, 30 में से 16 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने हमें -5% से भी खराब का रिटर्न दिया है। इसे देखकर एक बार तो उदासी हो ही जाती है, मायूसी छा जाती है। मे बी अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको रोने का भी मन कर सकता है। इनफैक्ट आई ऑल्सो फील बैड अबाउट इट, जबकि मैं मार्केट में लगभग 8 सालों से 9 सालों से मार्केट में हूँ और ऐसे बहुत सारे फेजेस देखे हुए हैं। फिर भी मन में डाउट उठने लगता है कि सारा कुछ लिक्विडेट तो नहीं करना है, बट यही एक्सपीरियंस है और इन्हीं चीज़ों को आप देखकर सीखते हैं। ऐसा मार्केट देखने के बाद अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस टाइम में आपको थोड़ी सी हिम्मत होगी कि आपने ऐसे मार्केट पास्ट में भी देखे हुए हैं, सो आप बुरे से बुरे समय को भी मार्केट में झेल सकते हैं। अब आते हैं रिजल्ट्स के अराउंड डिस्कशन पे। सो अब तक करीब 6 कंपनीज के रिजल्ट हमारे आ गए। इनफैक्ट वी कुड सी हियर कि ग्रोथ 30 पोर्टफोलियो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आउट ऑफ 30 स्टॉक्स 7 स्टॉक्स के रिजल्ट अभी तक आए हैं और आप देख सकते हैं हमारा रेवेन्यू ग्रोथ, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ दिस 7 स्टॉक्स इज 16% एंड ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ इज 17%। हम देख लेते हैं किन स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं अभी तक। श्रीराम फाइनेंस, रामकृष्ण फॉर्जिन, ग्रेविटा इंडिया, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, केफिन टेक्नोलॉजीज, सीडीएसएल और आनंद राठी, ये वो 7 स्टॉक्स हैं जो इनके रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं। बाकी काफ़ी बहुत सारे रिजल्ट, मेरे ख्याल से 7 से 8 रिजल्ट्स कमिंग वीक में ड्यू हैं, तो उन रिजल्ट्स पे हम नज़र रखेंगे। बाकी अगर हम इन्हें कंपेयर करना चाहें, इस परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहें निफ्टी के रिजल्ट से, तो हम यहाँ देखेंगे कि इनफैक्ट आई ओपनड इट ऑलरेडी हियर। सो निफ्टी के देखेंगे तो 16 रिजल्ट, करीब 19 रिजल्ट इनफैक्ट डिक्लेयर हैं। 13 कंपनीज के पॉजिटिव रिजल्ट आए। पॉजिटिव रिजल्ट मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट्स निकल के आए। 3 कंपनीज के निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ हैं और 3 कंपनीज के न्यूट्रल प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 1.7%, यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमारे पोर्टफोलियो का रेवेन्यू ग्रोथ 16% के आसपास था, 16-17%। वहाँ के मुकाबले ये 1.7% है। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट के ग्रोथ की बात करें तो लगभग 9.5 to 10% का प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब है कि हमारे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट लगभग 17% के आसपास था। तो अब हम आ जाते हैं अपनी शीट पर और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस को हमने कैप्चर किया हुआ है, उसे डिस्कस करते हैं। सो आप देखेंगे कि जिन भी 7 स्टॉक्स के रिजल्ट आए हुए हैं उनके रिजल्ट को हमने यहाँ रेटिंग के हिसाब से कैप्चर किया हुआ है और एक बार उन पर नज़र डालते हैं। आनंद राठी का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा था। आप देखेंगे कि पिछले 3 क्वार्टर से आनंद राठी के रिजल्ट मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे आ रहे हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस स्टॉक में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एज इट इज़। दूसरा रिजल्ट तो हमें देखने को मिला था ग्रेविटा इंडिया कंपनी के रिजल्ट एवरेज हैं, मोर और लेस अलाइंड विद द लास्ट क्वार्टर्स रिजल्ट, और यहाँ पे भी हम अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखने वाले हैं।
तीसरा स्टॉक जो है वो श्रीराम फाइनेंस, यहाँ भी कंपनी का रिजल्ट एट अ हाई लेवल एवरेज है और अगेन अलाइंड विद द प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट। देन लेट्स गो टू CDSL। CDSL का रिजल्ट अच्छा है ओवरऑल और यहाँ भी रिजल्ट इज अलाइंड टू लास्ट क्वार्टर्स परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट रिजल्ट दैट वी हैव सीन इज रामकृष्णा फॉर्जिंग। यहाँ भी अगर हम देखें तो रिजल्ट एवरेज है, अगेन पिछले 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट हैज़ बीन ऑन द सिमिलर लाइंस एवरेज परफॉर्मेंस। बाकी 2 रिजल्ट्स जो हम यहाँ देख सकते हैं वह केफिन टेक्नोलॉजीज और न्यूजेन सॉफ्टवेयर। इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं और पिछले तीनों क्वार्टर्स के रिजल्ट हैव बीन गुड फॉर दीज स्टॉक्स। सो जहाँ पे इन जनरल मार्केट में खराब रिजल्ट्स का एक दौर चल रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि सारी कंपनीज के रिजल्ट खराब आएंगे, वैसे में हमारा पोर्टफोलियो अभी भी अच्छे रिजल्ट्स देने में कामयाब है। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि सारे स्टॉक्स के रिजल्ट मोर और लेस पिछले क्वार्टर से अलाइन है और इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से अलाइंड है और सबके रिजल्ट मोर और लेस कंसिस्टेंट आ रहे हैं। ऐसे में एक नज़र उन स्टॉक्स पर भी डाल लेते हैं जिनका रिजल्ट इस वीक अवेटेड है। चॉइस इंटरनेशनल का रिजल्ट 29 जैन को आने वाला है, केन्स टेक्नोलॉजीज 27 जैन, एपिग्रल 27 जैन, KPIT 29 जैन, अपार 28 जैन, त्रिवेणी टर्बाइन 31 जैन, होम फर्स्ट 28 जैन। तो करीब 7 से 8 कंपनीज के रिजल्ट इस वीक अवेटेड हैं और लेट्स कीप एन आई ऑन दीज स्टॉक्स। अब बढ़ते हैं व्यूअर्स क्वेश्चन की तरफ। इस बार हम NPST यानी कि नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले ये मेंशन करना जरूरी है कि ये एक SME कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डिसेंट अमाउंट की ज़रूरत होती है। ये ऐसे स्टॉक्स है जिन्हें आप 1-2 या फिर अपनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी में बाय सेल नहीं कर सकते, आपको लॉट साइज के हिसाब से बाय करना होगा और जनरली जो मिनिमम अमाउंट आपको बाय करने के लिए जरूरी होता है वो 1 से 2 लाख के रेंज में होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द की क्राइटेरिया जो यहाँ पे कि SME इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग खुद को इनकैपेबल पाते हैं। ऑफकोर्स बहुत से लोग का जो ट्रेडिंग रेंज होता है वो 10,000, 20,000, 25,000 में भी 50,000 होता है, बट 1 लाख या 2 लाख एक ही स्टॉक में एक ही टाइम पे इन्वेस्ट करना इज़ अ लिटिल बिग डील। सो उस पर्सपेक्टिव से ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये एक SME कंपनी है और ऐसे में आपको अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना होगा। सो अब आते हैं कंपनी के बिजनेस की तरफ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2013 में बनी थी और ये एक फिनटेक फॉर्म है। बेसिकली इट स्पेशलाइजेज इन UPI पेमेंट्स एंड अदर डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस। ये अपने सॉल्यूशंस को बैंक और बाकी जो भी पेमेंट सेटलमेंट सर्विसेज होती हैं उनको ये अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और अकॉर्डिंगली इनके पास चार्जेस आते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस टू द बैंकिंग एंड फिनटेक सेगमेंट, प्राइमरली फोकसिंग ऑन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, रेज टेक, डिजिटल इंगेजमेंट सॉल्यूशंस एटसेट्रा। अब आते हैं कंपनी के चार्ट्स पर। कंपनी पिछले करीब 4 सालों से शेयर मार्केट में है और अगर हम देखें तो ये जनवरी 2023 यानी कि अब से करीब 2 साल पहले स्टॉक का प्राइस करीब 90 रुपये 100 रुपये के आसपास होता था। वहाँ से अभी इसका प्राइस 2500 के आसपास है, यानी कि लगभग 25 गुना हो चुका है स्टॉक प्राइस पिछले 2 सालों में। ये 25 गुना होना 2 वजह से हुआ है। पहला तो ये कि ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही अच्छे नंबर्स डिलीवर करती रही है और दूसरा SME मार्केट में एक भारी बूम हमें देखने को मिला था पिछले 1 से 2 सालों में। बहुत सारे SME स्टॉक्स 10 गुना 20 गुना 50 गुना हो गए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दैट फैक्टर एज वेल। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पर। आप देखेंगे कि ये 43 इज द रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज अ गुड नंबर। आप देखेंगे कि पिछले 1 साल का सेल्स ग्रोथ 140%, पिछले 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 218% और अगर पिछले क्वार्टर का
पिछले क्वार्टर, इनफैक्ट पिछले हाफ ईयर जो भी एसएमई कंपनीज होती हैं उनके रिजल्ट्स क्वार्टरली नहीं आते हैं, जनरली उनके रिजल्ट हाफ ईयरली बेसिस पर आते हैं, यानी कि उनके रिजल्ट सितंबर में आते हैं और फिर मार्च में आते हैं। तो जो भी सितंबर हाफ ईयरली रिजल्ट था उसमें उन्होंने 140% का रेवेन्यू जंप दिखाया है YoY बेसिस पर। सो ऑल इन ऑल नंबर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। और अगर हम PE पर नज़र डालें सो ये 92 है, जो कि एक फिनटेक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम इस प्राइस टू अर्निंग के साथ PEG प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ को भी देखना चाहें सो 92 डिवाइडेड बाय दिस 140, यानी कि ये 0.4 के आसपास आ जाता है। सो प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ 0.4 लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, और उस लिहाज से कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी कॉस्टली नहीं है। और पिछले 2 सालों में 25 गुना हो गई है, बट फिर भी अभी ये रिलेटिवली फेयरली प्राइस्ड है। अब चलते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस की तरफ। सो आप यहाँ देख सकते हैं हाफ ईयरली रिजल्ट्स, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया, इन एसएमई कंपनीज के रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पर नहीं आते हैं, जनरली 6 महीने के रिजल्ट आते हैं इनके। आप यहाँ देख भी सकते हैं सितंबर मार्च। और अगर हम एनुअल रिजल्ट पे चलें तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर 2020 में कंपनी ने कुछ डी ग्रोथ दिखाया था। इसके बाद 21 में ये ग्रोथ नॉर्मलाइज हो गई थी, बट 22 ऑनवर्ड्स स्टॉक हैज़ बीन शोइंग ट्रिमेंडस ग्रोथ। पहले इन्हें 25% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, फिर 112%, फिर 212%, एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की भी बात करें तो इज क्लोज टू 80%। और गोइंग फॉरवर्ड वी शैल सी की किस तरह के परफॉर्मेंस ये दिखाते हैं। तो अगर हम बाकी इनके बैलेंस शीट पर आए, देयर इज नो बोरोइंग एज सच विच इज गुड। एंड देन इफ वी कम टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप यहाँ देखें कि FII में शुरू से ही कोई होल्डिंग नहीं रही है इस स्टॉक में। DIIs की होल्डिंग रही है 9% की, बट अभी DIIs ने सारा माल बेच दिया है, और इनफैक्ट पब्लिक ने कुछ हद तक स्टॉक शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। सो ये 9% की DII की होल्डिंग मोस्टली इज कैप्चर्ड बाय पब्लिक नाउ, और 67.5% प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बिजनेस और नंबर्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर कंपनी को देखें तो सब कुछ अच्छा दिखता है। फिर भी 2-3 डाउनसाइड हमें देखने को मिल रही है। पहला तो ये कि ये एक एसएमई कंपनी है, सो आपके पास मिनिमम करीब 1.5 लाख रुपए होने चाहिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा लिमिटेशन जो हमें यहाँ दिखता है वो ये कि मार्केट के इस खराब मूड माहौल की वजह से अच्छे स्टॉक भी हमें 30% 40% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। CDL जैसा स्टॉक या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसा स्टॉक या फिर न्यूजन सॉफ्टवेयर जैसा स्टॉक हमें 30-35% के डिस्काउंट पर बड़े आसानी से मिल रहा है। वैसे में इस स्टॉक को अगर हम देखें तो 3400 टू 2400 यानी कि लगभग 30% की गिरावट इस स्टॉक में आई है। सो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट अभी नहीं आई है, और हो सकता है कि गिरावट यहाँ भी इंटेंसिफाई हो। अब मैंने पर्सनली ये एक्सप्लोर करा हाल ही में, और मुझे लगा कि एसएमई स्टॉक्स में भी बड़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और ऐसे में हम ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि ये स्टॉक यहीं पे रुक जाएगा, इसी 30% गिरावट के साथ स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये और ज़्यादा गिरावट दिखाएगा। अगर हम इस स्टॉक के चार्ट पर भी एक बार नज़र डालें तो हम यहाँ 2 चीज़ें देख सकते हैं। एक तो ये ब्लू लाइन जो है हमारी 200 डेली मूविंग एवरेज की लाइन है, और एक ट्रेंड लाइन भी ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये 200 डेली मूविंग एवरेज की लाइन हर स्टॉक के लिहाज से इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ भी अगर हम देखें तो इसे इसी मंथ यानी कि जनवरी के फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला था 200 DMA पे। यहाँ से स्टॉक ने बाउंस भी किया था, करीब 7 से 8 से 10% का बाउंस भी देखने को मिला था, बट फिर से ये 200 डेली मूविंग एवरेज की लाइन के पास ही है। सो अगर आपको एंट्री करना ही है सो ये एक बेहतर लेवल्स हो सकते हैं एंट्री के लिए। और अगर आप ये ट्रेंड लाइन को देखें, ट्रेंड लाइन पर भी कई बार सपोर्ट मिल चुका है स्टॉक को। पिछला सपोर्ट भी इसी ट्रेंड लाइन पर ही मिला था, और फिर से ये इस ट्रेंड लाइन के पास ही है। सो इनफैक्ट इस ट्रेंड लाइन और 200 डेली मूविंग एवरेज की लाइन के हिसाब से, इनके टेक्निकल्स के बेसिस पे ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन मार्केट के खराब मूड माहौल के
तहत अगर स्टॉक में यहाँ से भी गिरावट हो जाए, यहाँ से भी 25% स्टॉक नीचे चला जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और गौरतलब ये होगा कि अगर 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे या फिर स्ट्रेंड लाइन के नीचे ये स्टॉक गया तो गिरावट तेजी से आई, क्योंकि तब टेक्निकल्स के बेसिस पर ये स्टॉक बेरिश हो जाएगा और ऐसे में तेज गिरावट आ सकती है। सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। स्टॉक में सब कुछ सही है, एंट्री पॉइंट भी काफ़ी हद तक सही दिख रहा है। अभी का प्राइस काफ़ी सही एंट्री एक दे सकता है, बट ख़राब मूड माहौल के तहत मार्केट में और भी ज़्यादा, स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है और ऐसा होने पर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने सजेशंस और क्वेश्चंस कमेंट्स के माध्यम से शेयर कीजिए। मार्केट में निराशा तो है, बट ऐसे समय को भी एंजॉय करना सीखिए, और अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सीखने पर, लर्निंग्स पर फोकस जरूर कीजिए। ऐसा कुछ सीखिए, ऐसा कुछ करिए जो मार्केट के आने वाले समय में 1 साल बाद, 2 साल बाद, उस समय जो गिरावटें आए उस समय के लिए आपको तैयार करे, उस समय के लिए आपको हौसला दे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि जब अगली मुलाकात होगी उस समय मार्केट और ये पोर्टफोलियो कुछ बेहतर कंडीशन में होंगे। इन्हीं वर्ड्स के साथ वीडियो को क्लोज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।